हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ओके, आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब मैरीगोल्ड में यूनिट 4 का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है माय एल्डर ब्रदर, मतलब मेरे बड़े भाई साहब। अब इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, जिनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। अब धनपत राय श्रीवास्तव जी ने अपना पेन नेम, मतलब वो नाम जो कि वो अपनी कहानियों के साथ देते थे या लिखते थे, उसका वो नाम था मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की एक हिंदी स्टोरी है जिसका नाम है बड़े भाई साहब। उसी को इंग्लिश में अडाप्ट करके बनाया गया है ये आपका चैप्टर, माय एल्डर ब्रदर। इसकी कहानी एकदम सेम है हिंदी वाले पार्ट से। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमारे जो ये कहानी है बड़े भाई साहब या माय एल्डर ब्रदर, इसमें हमारे स्टोरी के दो मुख्य पात्र हैं। एक तो बड़े भाई साहब मतलब भैया, और एक उनका छोटा भाई जिसका नाम है मुन्ना। तो मुन्ना और भैया, इन दोनों के ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। और वो दोनों भाई एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और वो सब सारा रिलेशनशिप है इनमें जो अक्सर छोटे भाई और बड़े भाई में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा हर छोटे भाई और बड़े भाई का रिलेशन, किसी किसी का अलग भी हो सकता है, पर इनका रिलेशन इसी तरह से दिखाया गया है इस कहानी में। तो आइए पहले देखते हैं कि बड़े भाई साहब कैसे थे, मतलब भैया कैसे थे। भैया जो है वो 5 साल बड़े थे मुन्ना से, लेकिन कक्षा में सिर्फ 3 ही कक्षा आगे थे। तो इसका मतलब अगर वो 5 साल बड़े हैं तो 5 क्लास आगे भी होना चाहिए, है ना। अगर मुन्ना पहली क्लास में है तो भैया को छठी क्लास में होना चाहिए इस हिसाब से, लेकिन भैया उससे 3 ही क्लास आगे थे, क्योंकि वो 2 बार, इसका ये मतलब है कि वो 2 बार ऑलरेडी फेल हो चुके थे किसी क्लास में। अब जो भैया हैं वो पूरा दिन पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे। वो खेलते नहीं थे, कहीं घूमने नहीं जाते थे, कोई मेला देखने नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं करते थे, वो सिर्फ पढ़ते थे। बहुत सारी जो जब वो पढ़ते थे तो बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस, मतलब वाक्य और कुछ कविताएं वो बार बार लिखते रहते थे, दोहराते रहते थे, अलग अलग सुंदर सुंदर राइटिंग्स में। अक्सर आप देखते होंगे ना, जब कोई लोग याद करते हैं कुछ या पढ़ते हैं तो उसे बार बार लिख कर देखते हैं। तो यही चीज बड़े भाई साहब भी करते रहते थे। बड़े भाई साहब को यकीन था, या बड़े भाई साहब का ये मानना था कि जब हमारा फाउंडेशन, मतलब हमारी नींव मजबूत होगी तो उसके बाद ही हम उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बना पाएंगे। मतलब जब हम शुरुआत में अच्छे से पढ़ेंगे, शुरुआती स्कूल में शुरुआती एजुकेशन जब हमारी अच्छी होगी, उसके बाद हमारी जो आगे फर्दर जो हमारी एजुकेशन होगी वो अच्छी तभी होगी जब हम शुरुआत में बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो बड़े भाई साहब का मानना था कि मैं अपनी शुरू की जो पढ़ाई है वो सारी इतनी अच्छे से करता हूँ कि कई बार मुझे 1 साल की पढ़ाई करने में 2 से 3 साल का समय भी लग जाता है। मतलब वो कभी कभी 2 या 3 बार भी फेल होने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरी नींव मजबूत होनी चाहिए पढ़ाई की। राइट। अब देखते हैं मुन्ना कैसा है। मुन्ना जो है वो बिल्कुल अलग है बड़े भाई साहब से। बड़े भाई साहब बहुत शांत हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कोई चीज ही नहीं लगती है, ना खेलते हैं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो अब देखते हैं मुन्ना का कैरेक्टर कैसा है। मुन्ना है उनका छोटा भाई जो उनसे 5 साल छोटा है। तो जैसे आपको तस्वीर में ही दिख रहा होगा कि ये एक बहुत ही शरारती सा बच्चा है जो पतंग उड़ा के पतंग लेके भाग रहा है। तो यही इसी तरह का चरित्र था मुन्ना का भी। मुन्ना सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए काम करता था।
बस इतना ही पढ़ता था कि जिससे उसको अगले दिन अपने अध्यापक या अध्यापिका से डांट ना पड़े। Spend much of his time in leisure activities like drawing, flying kites, etc. और ज्यादातर वो समय ऐसे एक्टिविटीज करने में बिताते थे जैसे पतंग उड़ाना या ड्राइंग करना, और पढ़ाई वो उतनी ज्यादा नहीं करते थे मुन्ना। इसके बाद है loves to play touch and go, हुतुतु, वॉलीबॉल एंड मेनी अदर गेम्स। तो उन्हें टच एंड गो खेलना पसंद था। टच एंड गो आप लोग भी खेलते हैं, मैंने आप लोग को देखा है खेलते हुए। जैसे आप बर्फ पानी खेलते हो ना, उसी तरह से होता है टच एंड गो। बर्फ पानी में आपने किसी को बर्फ जो डाइनर है वो टच करेगा तो बर्फ बन जाएंगे, और फिर जो उसके बाकी टीम मेंबर्स हैं वो उसको बचा लेंगे, है ना, टच करके। तो इसी तरह का गेम होता है टच एंड गो। हुतुतु कबड्डी हमने पढ़ा भी था चौथी क्लास में, इस चैप्टर ये इस गेम के बारे में। और वॉलीबॉल और इसी तरह के गेम्स खेलना उनको बहुत पसंद था मुन्ना को। तो मुन्ना सिर्फ तब पढ़ाई उतनी पढ़ाई करता था जितने में उसको डांट नहीं पड़े। उसको कोई शौक नहीं था कि बार बार वो पढ़ता रहे, एक चीज लिखता रहे। वो सिर्फ थोड़ी पढ़ाई करता था और फिर बहुत सारा खेलता था। तो जब रिजल्ट आया पहले साल का, तो क्या हुआ, मुन्ना ने टॉप किया, वो फर्स्ट आया क्लास में, लेकिन बड़े भाई साहब फेल हो गए। तो अब जो बड़े भाई साहब 2 साल आगे थे क्लास में मुन्ना से, अब 3 साल आगे थे पहले, अब वो 2 साल आगे रह गए हैं बस। तो मुन्ना ने और ज्यादा खेलना शुरू कर दिया। मुन्ना को लगा कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो पास हो जाता हूँ, बल्कि मेरे तो मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो उसने उतना ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। लेकिन बड़े भाई साहब ने एक दिन उसको डांटा कि चाहे मैं तुमसे क्लास में सिर्फ 2 ही साल आगे हूँ, लेकिन उम्र में मैं तुमसे 5 साल ही बड़ा रहूंगा, और मैं हमेशा तुमको बता सकता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं तुम्हारे लिए ये टाइम टेबल बना रहा हूँ, तुमको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, इसी हिसाब से तुम पढ़ोगे। तो उन्होंने जो टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल का क्या मतलब होता है कि आप समय निर्धारित कर लेते हैं कि इस समय पे आप यही काम करेंगे, फिर दूसरे समय पे आप दूसरा काम करेंगे, और हमेशा उसको फॉलो करते हैं। जैसे स्कूल में भी होता है कि हिंदी का पीरियड, इंग्लिश का पीरियड और मैथ्स का पीरियड, तो ये होता है हमारा टाइम टेबल। तो इनका जो आप टाइम टेबल देख पा रहे हैं, 6 बजे, सुबह 6 बजे उठकर आपको हाथ धोना है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करना है, और फिर पढ़ने बैठ जाना है 6 बजे। तो 6 से 8 पढ़ेंगे इंग्लिश, 8 से 9 पढ़ेंगे मैथ्स, 9 से 9:30 पढ़ेंगे हिस्ट्री, फिर 3:30 बजे स्कूल चले जाएंगे। अब उनका स्कूल दोपहर का है। फिर 5 से 6 बजे पढ़ेंगे ग्रामर, फिर स्ट्रॉलिंग फॉर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के लिए इधर उधर घूमेंगे थोड़ा, ताकि बैठे बैठे थक जाएंगे ना इतने घंटे कॉन्टिन्यूसली। तो थोड़ा सा इधर उधर घूम लेंगे आधे घंटे के लिए। फिर 6:30 से लेके 7:30 तक इंग्लिश कॉम्पोजिशन, फिर 8 से 9 ट्रांसलेशन, फिर 9 से 10 हिंदी, फिर 10 से 11 कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और फिर हम सो जाएंगे। तो जब ये टाइम टेबल बड़े भाई साहब ने बनाया छोटे भाई के लिए, मुन्ना के लिए, तो मुन्ना बहुत हैरान हो गया कि इसमें तो गेम्स के लिए टाइम ही नहीं है। मैं खेलूंगा कब, मैं अपने दोस्तों से कब मिलूंगा, मैं पतंग कब उड़ाऊंगा, मैं ड्राइंग कब करूंगा, ये सारी चीजें तो मुझे बहुत पसंद है। तो बड़े भाई साहब उसको डांट देते हैं कि खेलने की क्या जरूरत है, क्या करोगे खेल के, सब कुछ पढ़ाई करने से होता है। तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से ही तुम अच्छा करोगे। अभी तुमको ये लग रहा होगा कि तुम कम पढ़ने के बाद भी टॉप कर लिया तुमने और मैं फेल हो गया, लेकिन कभी कभी किस्मत से भी चीजें मिल जाती हैं। कभी कभी जरूरी नहीं है कि तुमने अगर एक बार टॉप कर लिया तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि तुक्के से या किस्मत से चीजें मिल जाती हैं, लेकिन तुम पढ़ना नहीं छोड़ोगे और पढ़ते रहोगे। उसके बाद फिर से रिजल्ट आया
और क्या हुआ? भैया फिर से फेल हो गए और मुन्ना फिर से पास हो गया। अब मुन्ना भी दुखी था और भैया भी दुखी थे कि भैया इसलिए दुखी थे कि मैं फेल हो गया, मुन्ना इसलिए दुखी था कि मेरे भैया फेल हो गए, वो इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब भी वो फेल हो गए। तो भैया जो है, he studies all the time yet fails for 2 consecutive years। अब भैया इतनी पढ़ाई करते हैं लेकिन लगातार 2 साल तक वो फेल होते रहे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। और मुन्ना जो है, स्टडीज इनफ अलोंग विद अदर फन एक्टिविटीज बट स्कोर्ड वेल। मुन्ना ने उतनी ही पढ़ाई की थी जितनी जरूरी है और उसके साथ साथ और फन एक्टिविटीज भी की, जैसे गेम्स खेले, घूमा फिरा, मेले देखने गए, इस तरह की चीजें की और उसके बाद भी उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो इस पार्ट को पढ़ के जब हम इस स्टोरी को सुन रहे हैं तो हम 2 अलग-अलग कैरेक्टर्स देख रहे हैं। एक जो बहुत पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है और इसके अलावा कुछ नहीं करता, लेकिन वो फिर भी फेल हो रहा है। और एक कैरेक्टर जो पढ़ता भी है, जो खेलता भी है और वो सारी चीजें करता है जो उसे अच्छी लगती है और रोज पढ़ता भी है और वो टॉप भी कर लेता है, मतलब फर्स्ट भी आ जाता है और बाकी टाइम अच्छा स्कोर करता है। तो इसमें 2 अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं जो कि अलग-अलग तरह से पढ़ाई करते हैं और उनकी उनके लिए अलग-अलग चीजें इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये चैप्टर पढ़ के क्या चीज समझ आती है? आपने जो भी इस चैप्टर से समझा है, मैं नहीं बताऊंगी आपको कि क्या इससे इस चैप्टर से मेरी समझ बनी है, क्योंकि हो सकता है जो मैंने समझा हो और जो आपने समझा हो वो अलग हो। तो आप पहले मुझे अपनी समझ शेयर करेंगे कि इस चैप्टर से आपको क्या समझ आता है। कि बड़े भाई साहब इतना पढ़ते थे और वो फेल हो जाते थे और छोटा भाई वो पढ़ता भी था और खेलता भी था और फिर भी वो अच्छा स्कोर कर लेता था। तो ये जो हम पूरी सिचुएशन देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आपको क्या समझ आता है वो आप मुझे लिख कर भेजेंगे कि आपने इस चैप्टर से क्या समझा, आपकी क्या समझ बनी। अब इसके बाद आपका अलग से एक और टास्क है जो आपको करना है, वो है राइट अ स्मॉल पैराग्राफ शेयरिंग हाउ यू एंड योर सिबलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम यू। सॉरी बेटा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है ग्रामर की, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आएगा यहाँ पे लास्ट में। तो आपको लिखना है कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, 5-6 लाइन का, और आपको उसमें बताना है कि आप और आपके सिबलिंग, मतलब आपकी बहन या आपका भाई, वो आप दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हो। जैसे मुन्ना और बड़े भाई साहब दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे ना, वैसे ही आप में और आपके भाई या बहन में क्या क्या अलग अलग चीजें हैं वो आपको लिखनी है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। टाटा।